अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है हम दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। तो आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है क्या? ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है। और ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द intrinsic defect and extravascular hemolysis। अब इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स क्या है? ठीक है। इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स अगर जो है आपके मेम्ब्रेन पे होंगे या तो स्केलेटन पे होंगे। ठीक है। स्केलेटन पे होंगे तो क्या होगा कि अगर कोई भी डिफेक्ट अगर इन पे आ गया मेम्ब्रेन स्केलेटन पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आरबीसी को जो है ना, आरबीसी को वो स्फेरॉइड कर देंगे। ठीक है। दे मेक्स द डिफेक्ट्स मेक्स द आरबीसी स्फेरॉइड। ठीक है। अब स्फेरॉइड जो है वो मतलब कि एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है। और जो है लेस डिफॉर्मेबल मतलब कि वो अपना शेप जो है वो फिर से बायकॉन्केव नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जो है एंड वल्नरेबल टू स्प्लेनिक sequestration एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये इतनी इसकी जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है। तो अब इसका मैं जो है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जब भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट अगर मेम्ब्रेन पे आएगा तो क्या होगा कि आरबीसी जो है वो स्फेरॉइड हो जाएंगे और लेस डिफॉर्मेबल हो जाएंगे। ठीक है। और जब ये दोनों इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी चेंज हो जाएंगी तो उसके उसके बाद जो है क्या होगा कि इनको जो है ये जो है साइनोसॉइड से कभी जो है वो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है। पास नहीं होंगे तो फिर इनकी सिक्वेस्ट्रेशन होगी, ये रिमूव होंगे वहाँ से। ठीक है। रिमूव होंगे तो फिर इनकी जो है वो फेगोसाइटोसिस हो जाएगी और ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है। तो पहला ये है कि अगर इसमें क्या होता है चीज़, मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशंस जो है ना, मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस जो इसके साथ एसोसिएटेड विथ एच एस हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, वो अफेक्ट करती हैं किसको? अफेक्ट करती हैं इन प्रोटीन्स को। एनकायरन को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है और दूसरी जो है वो बैंड 3 और 4.2 एंड लास्ट वन इज स्पेक्ट्रन। ठीक है। ये जो है प्रोटीन्स इनको जो है म्यूटेशंस अफेक्ट करती हैं और म्यूटेशंस कौन सी हैं? दो टाइप्स की म्यूटेशंस हैं। एक तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस है और दूसरी जो है वो क्या है? प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन। ठीक है। प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन ये जो है अगर कि ये म्यूटेशंस जो है वो आ रही हैं, ठीक है, और ये अफेक्ट कर रही हैं इन प्रोटीन्स को। बेसिकली इन प्रोटीन्स का काम क्या है? ठीक है। इन प्रोटीन्स का जो काम है ना, इन सारी तीन जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे प्रोटीन्स, इनका काम ये है कि ये स्टेबलाइज करती हैं। ये स्टेबलाइज करती हैं किसको? लिपिड बाइलेयर को। मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी आरबीसी को जो है वो स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है। मगर जब ये म्यूटेशंस आएंगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन, तो क्या होगा कि ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। ठीक है। ये क्या हो जाएंगी फिर? इनमें या तो फिर डेफिशिएंट हो जाएंगी या तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। ठीक है। नॉन फंक्शनल होगी तो फिर क्या होगा कि डीस्टेबलाइजिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देंगी? डीस्टेबलाइज कर देंगी। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डीस्टेबलाइज हो गई, डीस्टेबलाइज का होने का मतलब ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है। अब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन में जो है ना ब्लेब्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ब्लेब्स का मतलब क्या है कि इरेगुलर बल्जिंग। ठीक है। इरेगुलर बल्जिंग इन मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इरेगुलर बल्जिंग आएगी, जैसे कि एमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है।
तो एक अपना जो है वो उनका शेप नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि आरबीसी जो है ना इस तरह से वो बल्ज हो रहे होते हैं, ठीक है, ये ब्लेबिंग होती है मेम्ब्रेन में। उसके बाद क्या है कि ये जो है आरबीसी आरबीसी जो है वो एक सर्कुलर शेप में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सर्कुलर या फिर आप स्फेरिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि इनको हम फिर आरबीसी नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे फिर स्फेरोसाइट्स, ठीक है, स्फेरोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब स्फेरोसाइट्स जो है ना वो कभी भी जो है ना साइनोसॉइड्स को कभी भी साइनोसॉइड्स को जो है ना वो पास नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी साइनोसॉइड्स को पास नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि इनका तो एक तो पहले शेप जो है वो चेंज हो गया। पहले तो इनका शेप जो नॉर्मल था वो बाइकॉनकेव था, ठीक है। तो अब इनका शेप जो हो गया है वो क्या हो गया, सर्कुलर हो गया है शेप, जिसकी वजह से जो है वो साइनोसॉइड से पास नहीं हो सकती। और साइनोसॉइड्स किसके, स्प्लीन के, ठीक है। तो ये जब पास नहीं हो पाएंगे तो फिर जो है वो जब पास नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है वो स्प्लीनिक कॉर्ड में ये ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। स्प्लीनिक कॉर्ड में ये ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने के बाद क्या होगा कि इनको जो है वो मैक्रोफाजेस जो है इनको जो है क्या कर देंगे, फेगोसाइटोस कर देंगे। ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आरबीसीज, ये जो है स्फेरोसाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर ये कौन सी कंडीशन जो है वो करवाएंगे, एनीमिया, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, एनीमिया, ठीक है। तो ये तो जो है वो इसके जो है वो मैकेनिज्म है, पूरी जो इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। अब इसकी जो है वो मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो इसमें मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो क्लिनिकल फीचर क्या है कि एपिसोड्स ऑफ हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस के जो है वो एपिसोड्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, जॉन्डिस। और तीसरा क्या है, स्प्लीनोमेगेली। अब जाहिर सी बात है स्प्लीनोमेगेली क्यों होगी, स्प्लीनोमेगेली इस वजह से होगी क्योंकि जब भी आरबीसी जो है वो सर्कुलर हो जाएंगे और वो साइनोसॉइड से नहीं पास नहीं हो सकेंगे, तो क्या होगा कि उसको जो है वो मैक्रोफाजेस उनको जो है वो फेगोसाइट्स कह सकते हैं आप, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। अब जितने आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते रहेंगे उतने उनको जो है फेगोसाइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो फेगोसाइट्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो फेगोसाइट्स जब रिलीज़ होंगे तो जाहिर सी बात है फेगोसाइट्स ऑफ हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो स्प्लीन अल्टीमेटली इट विल लीड टू दी स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। और जो चौथा जो है वो क्या है, एनीमिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर क्या होगा, लास्ट में कंडीशन एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो पांचवा क्लिनिकल फीचर है वो ये है कि MCHC मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज क्यों होगी, इट इज ड्यू टू ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन क्यों होगी, इट इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ पोटेशियम आयन एंड वाटर, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो MCHC जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो है उसका क्लिनिकल फीचर क्या है कि ब्लैक कैल्शियम बिलीरुबिनेट गाल स्टोन्स बन जाएंगे। गाल स्टोन्स तो वैसे जो है वो मैनिफेस्टेशन है इसकी हेरिटेज फेरोसाइटोसिस की, ठीक है। तो ये गाल स्टोन जो है वो भी कोलिलिथियासिस भी इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। और ये तो जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉर्फोलॉजी, इसकी हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये जो है वो सेक्स जो है वो बिलीरुबिनेट गालस्टोन्स कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ये है कि जब भी हीमोग्लोबिन जो है, जब भी आरबीसी जो है वो टूटते हुए जाएंगे, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने हेमोग्लोबिन को भी रिलीज़ करेंगे सर्कुलेशन में। जब हेमोग्लोबिन रिलीज़ होगा सर्कुलेशन में, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि वो इस तरह से जो है वो
हेप्टोग्लोबिन से वो जो है वो हेप्टोग्लोबिन से जो है कॉम्प्लेक्स बनाता रहेगा, और या तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मीथेमोग्लोबिन। ये तो सारी जो है बातें हैं सर्कुलेशन में होती रहेंगी, ठीक है। तो जो बेसिकली हेमोग्लोबिन जो है ना, वो अगर उससे वो जो है एमपीएस सिस्टम जो है मोनोन्यूक्लियोफेगोसाइड सिस्टम, वो उसे ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करेगा तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बिलिरुबिन वो अगर सर्कुलेशन में जो है वो बिलिरुबिन अगर सर्कुलेशन में आ गई तो उसमें जो है वो क्या हो जाएगा फिर कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू दी जॉन्डिस। जॉन्डिस किस तरह से होती है? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ दी गॉल स्टोन्स। अब गॉल स्टोन्स जब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जॉन्डिस भी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको दूसरा क्लिनिकल फीचर बताया कि जॉन्डिस भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो है क्लिनिकल फीचर्स है। अब मॉर्फोलॉजी में हम क्या कहेंगे कि पहला तो है कि रेटिक्यूलोसाइटोसिस, ठीक है। रेटिकुलोसाइटोसिस होगी तो मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जब आरबीसी जो है वो उनका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा, जिससे कि उनका लाइफ स्पेन नॉर्मल जो है वो 120 डेज है, ठीक है। अगर उससे जो है वो कम हो जाएगा, मतलब कि 10 to 20 डेज होगा सिर्फ लाइफ स्पेन, तो जाहिर सी बात है कि बोन मेरो में जो है वो एर्थ्रोड प्रोजेनिटर्स भी जो है वो प्रोलिफरेशन होगी। और वो प्रोलिफरेशन क्यों होगी? क्योंकि एर्थ्रोपोर्टिन जो है वो रिलीज होगा किडनी से, वो एर्थ्रोपोएसिस करवाएगा, जिसमें जो है वो एर्थ्रोड प्रोजेनिटर्स जो है बोन मेरो में रिलीज होंगे, प्रोलिफरेशन होगी। वो तकरीबन जो है वो 5 डेज जो है उनको लगते हैं मेच्योर होने में, आरबीसीज को मेच्योर होने में, ठीक है। तो जब आरबीसी जो है वो मेच्योर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? रेटिकुलोसाइटोसिस। तो ये सारा प्रोसेस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो है वो चलता रहता है साइड से, ठीक है। और दूसरा जो है क्या है? बोन मेरो हाइपरप्लेशिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार अगर आरबीसीज बनते रहेंगे और बार बार वो टूटते रहेंगे, बार बार बनते रहेंगे, तो जब एक ऑर्गन बार बार जो है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा कि हाइपरप्लेशिया उसकी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है उसकी, ठीक है। तो हाइपरप्लेशिया में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एर्थ्रोप्रोजेनिटर्स जो है वो रिलीज होंगे, और जिसकी वजह से जो है आरबीसी जैसे कि बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है उसको जो है वो कंपनसेट करना है, और जो है वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो बोन मेरो हाइपरप्लेशिया भी हो गई, ठीक है। और तीसरा जो है क्या है? हीमोसिड्रोसिस। हीमोसिड्रोसिस। और चौथा जो है वो क्या है? माइल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और जो है वो क्या होगा कि फिफ्थ जो है वो क्या है? डिक्रीज्ड लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। डिक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। और इसकी जो क्लासिक फाइंडिंग है मॉर्फोलॉजी में वो है स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। स्फेरोसाइट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि ये एक क्लासिक फाइंडिंग है इसकी, ये अक्सर जो है वो पेपर्स में पूछते रहते हैं, ठीक है। क्लासिक फाइंडिंग हेरिटीस्फेरोसाइट्स की क्या है, तो उसके जो है वो टॉपिक में ही जो है वो फाइंडिंग है स्फेरोसाइट्स, ठीक है। तो स्फेरोसाइटोसिस हम कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली स्फेरोसाइट जो होते हैं वो क्या है? स्मॉल होते हैं, और जो है वो डार्क स्टेनिंग होती है, ठीक है। डार्क स्टेनिंग होती है, मतलब कि हाइपर क्रोमिक, ठीक है। हाइपर क्रोमिक विथ नो सेंट्रल पेलर, विथ नो सेंट्रल पेलर, पेलर वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी सारी जो फाइंडिंग्स है वो क्या एक और भी जो है वो अपनी एक टॉपिक है उसमें भी देखी जाती है, उसका नाम है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, यह भी उसमें भी देखा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसकी जो है बेसिकली जो है वो 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। तो इसकी जो कूम्ब टेस्ट है वो नेगेटिव होगी, कूम्ब टेस्ट जो है वो नेगेटिव होगी। और इसका जो मैंने आपको पहले बताया कि इंक्रीज्ड मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, जिसमें जो है वो सेंट्रल पेलर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल पेलर नहीं होगा। और तीसरा जो है वो क्या है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ये एक ऐसी टेस्ट है जो कि मोस्ट एक्यूरेट होती है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट होती है, और जिसमें हम क्या करते हैं कि स्फेरोसाइट जो है ना, स्फेरोसाइट्स को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रख देते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? फिर
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी जो है वो कोई भी सेल जो है अपनी इंटीग्रिटी जो है वो खो देता है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है फिर कि अगर उसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो फिर जो है वाटर जो है वो इनवर्ड मूव करेगा। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है कि सॉल्यूशन विच हैव द हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो जब वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा सेल के, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा सर्कुलर आरबीसीज में, तो फिर क्या होंगे, वो ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रप्चर हो जाएंगे, सही है। तो ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गई। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है, इस ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं सिर्फ, ठीक है। पहला तो जो है वो ऑप्शन है स्प्लेनेक्टॉमी है, स्प्लेनेक्टॉमी है। ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर इसको इराडिकेट करना है इस डिजीज़ को। तो दूसरा जो है हम देते हैं क्रॉनिक फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्रॉनिक फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट, ये जो है हम ट्रीटमेंट इसको देते हैं। और ये सारी जो है आपको मैंने चीज़ें बताई। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जिसका नाम है एप्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है। एप्लास्टिक क्राइसिस जो है वो अगर हम कोई भी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आ रहा है, तो उससे जो है वो हम उसको ट्रीट करेंगे इस डिजीज़ को, ठीक है। ट्रीट करते करते अगर जो है वो कोई भी मतलब कि एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि पार्वो वायरस जो होता है ना, पार्वो वायरस इन्फेक्शन होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन क्या है कि वायरस जो है बोन मेरो में चला जाएगा। बोन मेरो में चला जाएगा तो वहाँ पे जो है वो रेटिकुलोसाइटोसिस हो रही होगी, तो जहाँ पे प्री मेच्योर एर्थ्रोइड प्रोजेनिटर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो किल कर देती है, ठीक है। उसको जब किल कर देगी तो जाहिर सी बात है, और पहले से ही एनीमिक, वो पेशेंट एनीमिक है, तो जाहिर सी बात है अब जब रेटिकुलोसाइटोसिस ही वो जो है वो डिस्टर्ब होगी बीच में भी, तो जाहिर सी बात है कि एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। और ज़्यादा जो है वो पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जा सकता है, और अल्टीमेटली वो डेथ हो भी सकती है प्लास्टिक क्राइसिस में, ठीक है। तो ये सारी जो मैंने आपको, ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस की मैंने आपको बताई। अगर इसमें कोई भी आपको जो है वो बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।